नेक्स्ट वी विल सी बोर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। क्योंकि रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल उन्होंने दिया था वो फेल हो गया था। वो जो बताए थे कि एटम घूमते रहता है, रिवॉल्व करते रहता है और इलेक्ट्रॉन लास्ट में न्यूक्लियस में जाके कोलैप्स कर जाता है, वो एक डिफेक्ट निकल गया था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का। तो उसके बाद एक बोर ने फिर एक न्यू एटॉमिक मॉडल के बारे में बताया। उन्होंने क्या बताया? In order to overcome the objectives raised against Rutherford's atomic model, Niels Bohr put forward the following postulates about the model of an atom. Number 1, out of the innumerable number of possible orbits surrounding the nucleus, an electron rotates only in certain selected or permissible orbits. बोल रहा है कि नंबर जो इलेक्ट्रॉन्स है जो वो एक सर्टन ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करता है, वो ऑर्बिट का एक अपना एक एनर्जी लेवल भी होता है। Next, number 2, as long as an electron moves in one of these permissible orbits, it neither radiate nor absorb any energy. और क्या होता है हम बताएं, क्योंकि अभी एक ऑर्बिट का एक अपना एनर्जी लेवल होता है, तो उस एनर्जी लेवल का में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना ही वो एनर्जी को रेडिएट करता है ना ही वो एब्जॉर्ब करता है, वो सेम एनर्जी लेवल में मूव करता है। मतलब जो एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिट में रहता है उसका एनर्जी उतना ही होता है। These are called stationary orbits। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए ये एक ऑर्बिट है, ये एक ऑर्बिट है, ये एक ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट, और सब ऑर्बिट का अलग अलग एनर्जी लेवल होता है और जो क्या बोला जाता है, these are called stationary orbits। इसको स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोला जाता है। नंबर 3, electrons may jump from one permissible orbit of lower energy to another orbit of higher energy, thereby definite quantum of energy is absorbed. When an electron from an orbit of higher energy E2 jumps to an orbit of lower energy E1, a definite quantity of energy will be released। बोल एक्चुअली में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो अपने एक एनर्जी लेवल ऑर्बिट में मूव करता है, वो क्या करता है, या तो अपना एनर्जी को लूज करके लोअर एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिट में जा सकता है, या एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या होता है हायर एनर्जी लेवल के ऑर्बिट में वो जा सकता है। तो जब एनर्जी को वो लूज करके क्या करता है, E2 हायर एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिट है, जंप करके क्या करता है, वो एनर्जी लूज करके वो लोअर एनर्जी लेवल में जाता है, तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। और जब एनर्जी रिलीज होता है, जो इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी रिलीज करके लोअर एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिट पे मूव करता है, उस वक्त क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हो जाता है। और अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिट में जाता है तो वो क्या होता है, एक्साइट होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में यही बताया गया है, द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज बाय एन एटम इन डिस्क्रीट इन नेचर। तो जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो एक्साइटेड हो जाएगा, और जब वो एनर्जी लूज करेगा तो वो डी एक्साइट हो जाएगा, उसको बोलते हैं डी एक्साइटेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का आइसोटोप्स, आइसोबर और आइसोटोन्स। तो इसको पढ़ाने के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास क्या होता है। सो एटॉमिक नंबर, पहले हम लोग एटॉमिक नंबर पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट ऑफ द एटम इज इट्स एटॉमिक नंबर। तो बोल रहा है नंबर ऑफ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस में जानते हैं हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो जो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, वो क्या डिफाइन करता है, वो उस एटम का एटॉमिक नंबर डिफाइन करता है। उसको हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर, और हम लोग जानते हैं कि एटम में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होता है। सो हम लोग बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन न्यूक्लियस विच इज इक्वल्स टू प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो हम लोग बोल सकते हैं, प्रोटॉन को नहीं बोल करके हम लोग यही बोल सकते हैं इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द एटम। सो इट इज एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट याद रखिएगा ये सिर्फ एटम के केस में होता है, आयंस के केस में नहीं होता। आयंस मतलब जब कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है या गेन करता है तब वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर नहीं होता, तब हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन कंसिडर करेंगे। तो सिंपली याद रखिएगा एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। नेक्स्ट होता है हम लोग का मास नंबर।
मास नंबर क्या होता है? द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल। सो प्रैक्टिकली चूंकि हम बताएं मास नंबर इलेक्ट्रॉन का होता है वो सबसे कम होता है, तो वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। तो जो भी मास वो कंसिडर किया जाता है एटम का, वो मास ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का ही कंसिडर किया जाता है। So practically the mass number of an atom is the total number of nucleons. Nucleons क्या होता है? Nucleons मतलब होता है number of protons plus number of neutrons. Nucleus में जो number of neutrons और protons होता है उसी को मिला करके हम लोग बोलते हैं nucleons. तो जितना number of nucleons होगा उसी को बोला जाता है mass number, और इसको हम लोग डिफाइन करते हैं A से। तो A इक्वल्स टू मास नंबर इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो A इक्वल्स टू Z प्लस N। नंबर ऑफ बताएं अभी कि न्यूट्रॉन को हम लोग N से एक्सप्रेस करते हैं और एटॉमिक नंबर को Z से एक्सप्रेस करते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू मास नंबर विच वी विल रिप्रेजेंट इन साइन A। तो हम लोग जनरली हम लोग एक एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये एटम का नाम लिखेंगे हम लोग, एलिमेंट का नाम लिखेंगे हम लोग, और उसके बाद नीचे में जो आएगा वो एटॉमिक नंबर है यानी Z से बताएं एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, और ऊपर में होगा हम लोग का मास नंबर, नीचे में होगा हम लोग का एटॉमिक नंबर, ऊपर में होगा मास नंबर। लाइक दिस, इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। ये X ये एक एलिमेंट हो जाएगा हम लोग का, और ऊपर में होगा उसका मास नंबर और नीचे में हो जाएगा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और मास नंबर हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कैल्शियम का एग्जाम्पल में, कैल्शियम का दिया हुआ है 40 20। ये हो गया एटॉमिक नंबर, ये हो गया मास नंबर। यानी एटॉमिक नंबर 20 मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें 20 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 20 है। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों मिलाकर के कितना है? 40 है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो यहाँ दिया हुआ है, अगर इसको इससे हम लोग माइनस कर देंगे 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20, यानी हम लोग को मिल जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा 20। तो ये समझ में, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, न्यूक्लियर मतलब स्पीशीज ऑफ एटम की जो स्पीशीज को हम लोग बोला, जो जिसको हम लोग जो कैरेक्टराइज किया जाता है एटॉमिक नंबर और मास नंबर से, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियाइड। सो व्हाट इज न्यूक्लियाइड? न्यूक्लियाइड इट इज अ जनरल टर्म दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एटम विद अ पर्टिकुलर एटॉमिक मास एंड मास नंबर। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ हाइड्रोजन का और क्लोरीन का, विच इज एक्चुअली ये इसका आइसोटोप्स भी है। तो अभी हम लोग चले जाते हैं, पढ़ते हैं हम लोग आइसोटोप्स के बारे में। So, what is isotopes? The atoms of same atomic number and different mass numbers are called the isotopes of an element. Isotopes have same number of proton but different number of neutrons. तो नंबर ऑफ, जब हम लोग अभी हम लोग देखिए नंबर ऑफ एक एलिमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे करके, एटॉमिक नंबर ऑफ मास नंबर, एटॉमिक नंबर और मास नंबर जब हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होता है? जब देखेंगे हम लोग जिस भी एलिमेंट का जो एलिमेंट्स जिसका एटॉमिक नंबर सेम होगा उसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोप्स। फॉर एग्जांपल आइसोटोप्स सेम होगा मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होगा। ऐसे एलिमेंट्स जिसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा उसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोप्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है हाइड्रोजन का दिया हुआ है आइसोटोप्स H11 H12 H13, यानी देखिए ऊपर में जो रिप्रेजेंट किया हुआ 1 2 3 वो मास नंबर और नीचे में जो है 1 1 1 ये है एटॉमिक नंबर। तो हम लोग बताएं कि आइसोटोप्स का डेफिनेशन होगा जिस हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, बस ये याद रखिएगा जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है उसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोप्स। तो ये एग्जांपल हो गया हाइड्रोजन एक दिया हुआ जिसमें देखिए आइसोटोप्स जिसमें एटॉमिक नंबर सेम है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है। तो बस याद रखिएगा जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है उसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोप्स। सिमिलरली हम लोग बात करेंगे आइसोबार्स। अब जिसका मास नंबर सेम होता है उसको हम लोग बोलते हैं आइसोबार्स। एटम्स हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स, यानी जिसका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है K19 और 14 और यानी ये पोटेशियम है, पोटेशियम जिसका एटॉमिक नंबर 19 और मास नंबर 40 है। और यहाँ पे आर्गन दिया हुआ है जिसका
एटॉमिक नंबर 18 और मास नंबर 40। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मास नंबर दोनों का सेम है, तो इसका मतलब है जिसका मास नंबर सेम होगा उसको हम लोग बोलते हैं आइसोबार्स। यानी अगर एटॉमिक नंबर सेम हुआ तो आइसोटोप्स, और अगर मास नंबर सेम हुआ तो आइसोबार्स। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग आइसोटोन्स में। आइसोटोन्स यानी नंबर ऑफ एटम्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो मतलब जिसका अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो आइसोटोप्स, और अगर मास नंबर सेम है तो आइसोबार्स, और अगर न्यूट्रॉन सेम है, न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है तो उसको बोला जाता है आइसोटोन्स। तो हम अभी ये बताए हैं आप लोगों को कि हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं। तो एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, मास नंबर दिया हुआ है, जब मास नंबर को एटॉमिक नंबर से माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएगा। तो हाइड्रोजन 3 1 3, तो 3 - 1 2 यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू 2, एंड हीलियम 4 2 यानी 4 - 2 2, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू 2। सो हाइड्रोजन का भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2 है और हीलियम का भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2 है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि दोनों का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है, मतलब आइसोटोन्स है। तो बस याद रखिएगा कि नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर सेम है तो आइसोटोप्स, और नंबर ऑफ मास नंबर सेम है तो आइसोबार्स, और अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है तो आइसोटोन्स।